नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का टेक रनर्स के यूट्यूब चैनल पे एक जो टीचिंग प्लेटफॉर्म है दोस्तों उस पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 लेके आया हूं जो कि आपके सीटेट एग्जाम के दृष्टि से दोस्तों महत्वपूर्ण है ही। इसके अलावा जो भी टीचिंग एग्जाम्स हैं जिसमें ईवीएस से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट की दोस्तों तो अपनी तैयारी जरूर चेक करिए कि आप इसमें से कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं और कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। यहाँ पे दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे पहला प्रश्न आ चुका है। देखिए क्या पूछा जाता है। पहला प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश में किस शहर को लेक सिटी कहा जाता है। लेक सिटी का मतलब है कि झीलों का शहर। मध्य प्रदेश में किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है। भोपाल, उज्जैन, इंदौर या ग्वालियर को। तो दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में किस शहर को लेक सिटी या झीलों का शहर कहा जाता है, तो भोपाल को कहा जाता है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। दोस्तों सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट तो सबके लिए ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 है। कह रहा है कि सभी जीवों के लिए ऊर्जा का परम स्रोत है। तो सभी जीवों के लिए जो ऊर्जा का परम स्रोत है वो कौन सा है। वायु है, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा या जल ऊर्जा। तो सभी जीवों के लिए ऊर्जा का परम स्रोत जो होता है वो क्या होता है, सौर ऊर्जा होता है। कहने का मतलब सूर्य की ऊर्जा। और इसी ऊर्जा के द्वारा जो पेड़ पौधे होते हैं वे अपने भोजन का निर्माण करते हैं दोस्तों। ठीक है, और उसी पेड़ पौधे द्वारा उत्पादित भोजन के ऊपर कई जीव जंतु ऐसे हैं वो निर्भर करते हैं। तो उसी के द्वारा ही एक श्रृंखला चलती रहती है। तो कहा जा सकता है कि सभी जीवों के लिए जो ऊर्जा का परम स्रोत होता है वो क्या होता है, सौर ऊर्जा होती है। और सौर जो ऊर्जा होती है दोस्तों एक जीव से दूसरे जीव में जो ट्रांसफ़र होती है 10% ही ट्रांसफ़र होती है। और यह नियम जो दिया गया था 10% का वो लिंडेमान के द्वारा दिया गया था। चलिए प्रश्न संख्या 2 है। अब अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जड़ों का कार्य नहीं है। इसमें से कौन सा जड़ों का कार्य नहीं है। पौधों को जकड़ना, पानी का अवशोषण करना, खनिज लवण का अवशोषण करना या स्टार्च को बनाना। तो इसमें पूछ रहा है कि जड़ों का कौन सा कार्य नहीं है। एक पौधा है, ठीक है दोस्तों, उसमें ढेर सारी जड़ें होती हैं और जड़ों का कार्य पूछ रहा है कि जड़ों का कार्य इसमें से क्या नहीं होता है। ठीक है, तो आपको बता दें कि जड़ों का कार्य, जड़ें क्या होती हैं, पौधे को जमीन से जकड़े रहती हैं। पानी यहाँ पे जो भी मौजूद होता है दोस्तों, पानी या खनिज जो पदार्थ होता है उसको क्या करती हैं, अवशोषित करती हैं। इसके अलावा खनिज लवण का भी अवशोषण करती हैं। स्टार्च को बनाना, स्टार्च बनाने का काम है नहीं करती हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और अच्छा प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए। कह रहा है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। नेपाल के साथ, पाकिस्तान, चीन या बांग्लादेश। तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और अच्छे प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि WWF का अर्थ क्या है। वेव वर्ल्ड फेडरेशन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या वर्ल्ड वेव फेडरेशन। तो WWF का अर्थ क्या होता है दोस्तों, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, ये बिल्कुल मत सोचिएगा दोस्तों कि छोटे छोटे प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं आ सकते हैं दोस्तों। इसी प्रश्नों पे आप सभी ध्यान नहीं देते हैं और अक्सर ऐसे ही प्रश्न छोटे छोटे आपकी परीक्षा में पूछ लेता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सीटेट की तैयारी करवाई जा रही है। इस प्रैक्टिस सेट के जरिए जो भी टीचिंग एग्जाम है जिसमें आपके ईवीएस से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है सबके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 है। कह रहा है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। 1971, 1973, 1983 या 1981। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की जाती है, कब की गई थी। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे क्या पूछा है कि एक शिक्षक मेधा पाटकर और अमृता देवी बिश्नोई के योगदान के बारे में बोल रहे हैं। वे दोनों किससे संबंधित है। एक शिक्षक है दोस्तों जो कि मेघा पाटकर और अमृता देवी बिश्नोई के बारे में योगदान के बारे में बतला रहे हैं। तो वे दोनों किससे संबंधित थी। दोनों जल संरक्षण
आंदोलन संबंधित थे। तो जल संरक्षण आंदोलन से दोस्तों कौन संबंधित था? राजेंद्र प्रसाद। कौन संबंधित है? राजेंद्र प्रसाद, जिसे जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। किसको? राजेंद्र प्रसाद को। एक चीज से संबंधित है, जल संरक्षण से। तो दोनों महिला सशक्तिकरण आंदोलन संबंधित हैं। उनका आंदोलन पर्यावरण के मुद्दों पर है। दोनों ने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया था। तो चिपको आंदोलन के प्रणेता कभी कभी पूछ लेता है, तो सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो चिपको आंदोलन के हैं। और यहाँ पे जो मेघा पाटकर और अमृता देवी बिश्नोई हैं, उनका आंदोलन जो है पर्यावरण मुद्दों से है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और अच्छा प्रश्न है ये भी। कहा कि इनमें से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? तो इनमें से कौन सा विश्व का सबसे अच्छा पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? गोल्डन बियर पुरस्कार, गोल्डन पांडा पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार या गोल्डन पंपस पुरस्कार? तो इसमें से सबसे अच्छा सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार कौन सा है दोस्तों? तो गोल्डन पांडा है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैसें दोस्तों कौन कौन सी होती हैं आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता सुन लीजिए कि ग्रीन हाउस गैसें मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जल वाष्प होता है, सभी क्या होते हैं? ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। तो इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन या ऑक्सीजन? तो क्या दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अधिकतम ओजोन क्षरण जो होता है निम्नलिखित में से कहाँ देखा गया है? अधिकतम जो ओजोन का क्षरण होता है वो निम्नलिखित में से कहाँ देखा गया है? उत्तरी ध्रुव पे, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों अधिकतम ओजोन क्षरण जो होता है वो कहाँ पे होता है? दक्षिणी ध्रुव पे होता है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और सही प्रश्न है दोस्तों कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है वो हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 14 सितंबर को, 15 सितंबर, 16 सितंबर या 17 सितंबर या 18? तो दोस्तों देखिए 5 ऑप्शन वाला प्रश्न है। इसी टाइप के ऑप्शन जो है 5 ऑप्शन वाले लगभग आपके जो पेपर है आपका बीपीएससी का होने वाला उसमें 5 ऑप्शन वाले प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे और बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं होगी। 10 से 15 से 20 प्रश्न ही मात्र ऐसे ऑप्शन वाले आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर के दिन इसको मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर कोई बंद कमरे में 3-4 घंटे तक कोयले चूल्हे का इस्तेमाल करता है तो घातक प्रभाव होगा। अगर कोई कमरा बंद करके उसमें 3-4 घंटे तक कोयले के चूल्हे का इस्तेमाल करता है तो उसका घातक प्रभाव क्या होने वाला है? क्या होगा कि कमरे का तापमान असामान्य रूप से बढ़ जाएगा, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाएगा, रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर बढ़ जाएगा या रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि कभी कभी पूछता है कि रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है इसी कारण जो रक्त होता है उस रक्त का रंग जो होता है वो लाल होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, और इसका जो राइट जवाब है इस प्रश्न का कि अगर कोई बंद कमरे में 3 से 4 घंटे तक कोयले चूल्हे का इस्तेमाल करता है तो घातक प्रभाव क्या होगा कि उसके रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की जो मात्रा है क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करता है? ओजोन परत जो होती है दोस्तों, जो जिसके लिए ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? अवरक्त किरणों को, यक्स किरणों, गामा किरणों को या पराबैंगनी किरणों को? तो ओजोन परत जो होती है वो किससे अवशोषित करती है? वो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। और ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल पे पाई जाती है, समताप मंडल पे। और ये क्या करती है? ओजोन परत को अवशोषित कर लेती है। अगर ओजोन क्षरण हो जाता है तो दोस्तों एक किरणें जो वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं जिससे क्या होता है? त्वचा संबंधित रोग या बीमारियां होती हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और इसमें क्या पूछा है कि कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण है? इसमें से कौन सी गैसें ऐसी होती हैं जो ग्लोबल वार्मिंग की घटना होती है जब पृथ्वी का तापमान सामान्य से
तापमान जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है तो घटना क्या कहलाती है, ग्लोबल वार्मिंग। और इसका मेन कारण क्या होता है, कौन सी गैस इसके लिए जिम्मेदार होती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 या O2 या N2 या H2। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसके लिए जिम्मेदार कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है ये इसके लिए जिम्मेदार होती है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्मॉग क्या है, ओजोन और धुआं है, वाहन प्रदूषक है, कोहरा और धुआं है, कोहरा और ओजोन है। तो स्मॉग जो होता है धुआं तथा कोहरे का एक मिश्रण होता है। किसका होता है, कोहरा तथा धुएं का एक मिश्रण होता है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा और अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके द्वारा कितने प्रश्न सही हो पा रहे हैं, ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है इसको देखिएगा कि गिर शेर परियोजना कहाँ स्थित है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में। तो गिर शेर परियोजना जो है, जो कि शेरों के लिए प्रसिद्ध है, वो कहाँ पे स्थित है, वो गुजरात में प्रसिद्ध है। और कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, तो काजीरंगा नेशनल उद्यान जो कि कहाँ पे है, असम में है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत में अवस्थित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन से है, भारत में अवस्थित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत में अवस्थित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा रहा है कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, अक्टूबर का पहला सप्ताह, सितंबर का पहला सप्ताह, मार्च का अंतिम सप्ताह या नवंबर का अंतिम सप्ताह। तो वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, सभी प्रश्न दोस्तों अच्छे हैं और आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, 20.7%, 21.7% या 24.6% या 23.7%। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें से भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, 21.7% है, ठीक है। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से भारत में प्रदूषण की माप से संबंधित है। हरित अधिकरण, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग, भारत का सर्वेक्षण। तो निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से भारत में प्रदूषण माप के संबंधित है, प्रदूषण मापने के लिए कौन सी एजेंसी संबंधित है, हरित प्राधिकरण, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या केंद्रीय जल आयोग, भारत का सर्वेक्षण। तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जो कि मुख्य रूप से भारत में प्रदूषण की माप से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में महासागरों की लवणता सबसे अधिक पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, आर्कटिक क्षेत्रों में या सभी महासागरों में समान रूप से। तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में महासागरों की लवणता सबसे अधिक पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 1992 पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील के रियो डी जनेरिया में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष मिले। इस शिखर सम्मेलन को भी कहा जाता है, इस शिखर सम्मेलन को और क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन कहते हैं, प्रकृति के लिए विश्वव्यापी निधि या संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण पर्यटक संगठन या संयुक्त राष्ट्र शरणार्थियों के लिए उच्चायुक्त। दोस्तों 1992 में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था पहली बार 1992 में, और ब्राज़ील के रियो डी जनेरिया में इसका हुआ था। इसे शिखर सम्मेलन को और क्या कहते हैं, इसको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे,
प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारे कर्तव्यों का उल्लेख है? अनुच्छेद 51 क का खंड क, अनुच्छेद 51 क का ग, अनुच्छेद 51 क का अंगा, अनुच्छेद 51 क का छ। दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारे कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, वो क्या है? अनुच्छेद 51 क के 6 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और इस प्रश्न में क्या पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पक्षी की प्रजाति एक झटके के साथ अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है? उल्लू, कौवा, बसंत गौरी या मैना? दोस्तों आपको बता दें कौन सा पक्षी जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है, तो मैना होता है, जो कि झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है। इसके अलावा जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। और पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे घोंसला जो बनाता है वो कौन बनाता है? कौवा होता है। और जो अपनी गर्दन को पूरा घुमा लेता है वो क्या होता है? उल्लू होता है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जहाँ तक हम देख सकते हैं कुछ पक्षी हमारे 4 गुना अधिक देख सकते हैं। पक्षी कौन से होते हैं? कौवे, चील, कोकिला, बाज, कबूतर, तोते, चील, बाज, गिद्ध या कबूतर, कौवे, मोर। तो जहाँ तक हम देख सकते हैं हमारी तुलना में 4 गुना अधिक देख सकने वाला पक्षी कौन सा होता है? चील, बाज और गिद्ध होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नारियल के उपयोग से बनी किसी भी सब्जी के साथ उपले हुए साबूदाना किस राज्य के लोगों का पसंदीदा भोजन है? पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, केरल। दोस्तों आप बता दें इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वो क्या होगा? केरल होगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आप प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है इसको देखिएगा। कह रहा है कि भारोत्तोलकों को सामान्यतः अधिक मांसपेशियों और शरीर द्रव्यमान बनाने की आवश्यकता होती है। इस उपदेश के लिए उन्हें एक ऐसा आहार लेने की आवश्यकता होती है जो कि से समृद्ध हो, मतलब उसमें कौन सा चीज़ अधिक मात्रा में पाया जाता हो। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन या प्रोटीन। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा दोस्तों? इसमें उनको क्या दिया जाएगा? भरपूर मात्रा में प्रोटीन दिया जाएगा। और प्रोटीन सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? सोयाबीन। दोस्तों सोयाबीन प्रोटीन का सबसे उत्कृष्ट स्रोत माना जाता है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर का उपयोग झोपड़ियों के फर्श और दीवार के लेपन के लिए किया जाता है, क्यों? उन्हें चिकना और साफ बनाने के लिए, उन्हें रुख बनाकर घर्षण को बढ़ाने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए या कीड़ों को दूर रखने के लिए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर का उपयोग झोपड़ियों फर्श को लेपन के लिए किया जाता है, क्योंकि उससे क्या होते हैं? कीड़े जो होते हैं वो दूर रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा है कि गुरप्रीत पहली बार नई दिल्ली से चेन्नई के लिए ट्रेन में यात्रा करती है। गुरप्रीत जो है पहली बार नई दिल्ली से चेन्नई के लिए ट्रेन में यात्रा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी वह अपने ट्रेन यात्रा के दौरान पार करेगी? गुरप्रीत जो है नई दिल्ली से कहाँ जा रही है? चेन्नई जा रही है। तो उसके बीच में जिस नदी को पार करेगी कौन सी नदी है? गोदावरी, गंगा, कृष्णा या नर्मदा? तो किस नदी को पार करेगी? गंगा नदी को। किसको? गंगा नदी को। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कितना प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं इसमें से। कि रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहाँ वह देखती है कि ऊंचे पेड़ उसके गृहनगर शिमला के पेड़ों से बहुत अलग हैं। उसने केरल में कौन से पेड़ देखे हैं? उसने केरल में कौन से पेड़ देखे हैं? रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहाँ वह देखती है कि ऊंचे पेड़ उसके गृहनगर या होम टाउन शिमला के पेड़ों से बहुत अलग हैं। उसने केरल में कौन सा पेड़ देखे? देवदार, नारियल, सेब या लीची? तो वहाँ पे कौन सा पेड़ देखा उसने? केरल में नारियल। और केरल के लोग जो होते हैं नारियल के तेल में पका हुआ टेपे कोया खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है।